स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि यूपी के ठाकुर विधायक एक साथ नजर आए। क्या बीजेपी वाले, क्या समाजवादी पार्टी वाले, क्या दूसरे ठाकुर विधायक। 49 ठाकुर विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा। 40 ठाकुर विधायकों ने कुटुंब परिवार के बनाकर आयोजन में शामिल हुए तो उसके बाद सियासी चर्चा खूब तेज हो रही है। तमाम सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। एक उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी, और दूसरे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एनएफ न्यूज पर। आलोक जी, सबसे पहली टिप्पणी आपसे, ये कुटुंब परिवार जो है केवल जो दिख रहा है वो मान लें या फिर ठाकुरों की एक नई लॉबी बन गई है? आलोक जी देखिए रोहित जी, नई भाई देश में जन्म गई है। घट गए इंसा बढ़ गए साए। आदमी का कद छोटा हो गया है और उसकी परछाई ज्यादा लंबी होती जा रही है। बताइए, 21वीं सदी भी अब हम कुछ दिनों के बाद पार कर जाएंगे और वहां पे ये जातिगत मामला जो है जी जी वहां पर ये इस तरीके का जातिगत बातें और ये इसका सम्मेलन चुने हुए विधायकों द्वारा ये थोड़ा गले के नीचे करता नहीं है। कौन सी सीख देना चाहते हैं? अगर ये अपनी बनाएंगे तो दूसरे लोग भी अपना लेंगे। ऐसा तो नहीं है इनको देखने के बाद दूसरे लोग नहीं बनाएंगे, बल्कि कुछ ने तो पहले से ही जातिगत राजनीति ही करते आए हैं। नहीं, आप लोगों पर तो वैसे भी आरोप लग रहे हैं 2017 से कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा हो गया है इस देखिए, सरकार इसमें ब्राह्मणवाद की तो कोई बात ही नहीं। इसमें ब्राह्मण कौशिक जी भी है, ब्राह्मण हम भी है, इसमें आप भी हैं। आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठाकुरों की ज्यादा सुनवाई होती है। मैं केवल वो टिप्पणी चाहता था और कुछ नहीं। आरोप कुछ भी लगे, उसको सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल काम है। मेरा जो कहना है जी कि इस तरह की चीजें किसी भी के द्वारा किया जा रहा हो, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। समाज कहां जा रहा है? आज इंटरकास्ट मैरिजेज की बाढ़ सी आ गई है। युवतियां बड़े काम कर रहे हैं, वो कास्ट को उनके मैरिज कर। कितने बड़े स्टार हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनकी लड़की ने मुसलमान से शादी कर लिया, कहीं कोई हो हल्ला नहीं मचा। आलोक जी, कहाँ अब यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी और जहीर कहाँ आ गए? मैं बस इतना समझना चाह रहा हूँ कि क्या अगर आपकी पार्टी के नेता इस तरीके से लॉबी बना रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी चेतावनी देंगे कि ये सब नहीं चलेगा? देखिए, एक चीज आपको बता देता हूँ, आप मेरी बातों को अन्यथा मत ले। मैंने कोई फिल्मी बात नहीं की है, मैंने व्यक्तिगत बात की है। समझ गए ना आप? तो इस तरीके की चीजें खूब हो रही हैं, जबरदस्त हो रही हैं। मेरे जानने वाले बहुत से लोगों के लड़कियां और लड़कों ने अपने मन से दूसरे जाति में शादी कर ली है, क्रॉस दी स्टेट शादी कर ली है और कहीं को मर्मरिंग नहीं हुई है। उसमें ये जातिवाद का जो ये मामला सामने आया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी मायने से। इसको हमने मान्यता नहीं देनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, एक आदमी करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, वैमनस्यता बढ़ेगी। और ठीक है आलोक जी, हमें ये समझ में आ रहा है कि आपका स्टैंड क्लियर है कि किसी भी जातिवादी संगठन, किसी भी जातिवादी चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। डॉक्टर सुनील जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि बर्थडे पार्टी थी या फिर कुंदरकी वाले विधायक के जीत की खुशी का ये यहाँ पर प्रोग्राम था या कुछ और था? आप थोड़ा निष्पक्ष होकर बताएंगे, मैं ये समझना चाहता हूँ। रोहित, बर्थडे की पार्टी या रामवीर सिंह के इतनी बड़ी जीत का जश्न मनाया होता तो खुल्लम खुल्ला होता। तो टीम ऐप पे जाकर के मीटिंग का प्रस्ताव रखना निश्चित तौर से सवाल खड़े होता
और इसलिए सवाल खड़े करता है कि अधिकतर वहां लगभग 40 के आसपास एक ही जाति के विधायक वहां पहुंचे। और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बुलाया गया हो। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक जीते हैं, जिसमें 2 खुल्लम खुल्ला राकेश सिंह और अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बसपा से जो जीते हैं उमाशंकर सिंह, उनको भी न्योता दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो 43 विधायक हैं उनको भी न्योता दिया। तो ठाकुरबाद पर मीटिंग निश्चित तौर से एक इशारा तो करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जिन पर एक आरोप लगा था और 3 साल से एक मीटिंग नहीं हुई, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी की लगभग 1 घंटे से ज्यादा उनकी मीटिंग, और उनके बाद जो इंटरव्यू हुआ वो हम सब लोगों ने सुना, कि निश्चित तौर से इशारा करता है कि ठाकुर की गोलबंदी का शुरू होने जा रही है। तो कैसे तो है, दिख रही है और लग भी रहा है, और ये आरोप भी लग रहे हैं। कई जगह आप बड़ी पोस्टों पे आप देखेंगे एक ही जाति विशेष के लोग। जब सर आप पोस्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा और बाकायदा मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की सेवा विस्तार के लिए लेटर लिखा, लेकिन फिर भी मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिलता है। क्या अब चर्चा ये भी है कि इन सब चीज के लिए भी एकजुट हुआ गया है, इन ठाकुर विधायकों की लामबंदिश लिए हुए हैं सब? देखो, पत्र तो मुख्यमंत्री ने अवस्थी जी के लिए भी लिखा था, अवस्थी जी का भी विस्तार नहीं हुआ जी। लेकिन एक ऐसे समय पे चीफ सेक्रेटरी, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी, उनका 3 बार विस्तार होता है, जिसको मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे वो विस्तार होगा, और जो मुख्यमंत्री चाहते थे उनका विस्तार नहीं हुआ। अवस्थी जी का भी चाहा विस्तार नहीं हुआ, और मनोज सिंह जी का भी चाहा विस्तार नहीं हुआ। लेकिन हिमाचल और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का प्रस्ताव होता है विस्तार। तो ये स्पष्ट करता है कि निश्चित तौर से, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक डीजीपी महोदय की नियुक्ति 43 दिन तक डीजीपी का उत्तर प्रदेश का खाली रहा और केंद्र सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप करने के बाद वो रिलीव हुए, तब जाकर के डीजीपी के पद पर आकर के ज्वाइन उत्तर प्रदेश में किया। तो कुछ तो है, कुछ चीजें ऐसी तो है निश्चित तौर से। तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी जिनका एक दिन रह गया हो रिटायरमेंट का, वो जाकर के चीफ सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं, और चीफ सेक्रेटरी बनाने के बाद कई बार उनका विस्तार होता है, जहाँ के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे। इस बात का उत्तर प्रदेश के गलियारों में चर्चा थी। तमाम ब्यूरोक्रेसी के ऐसे अफसर थे जो निश्चित तौर से ये सब चीजें पसंद नहीं कर रहे थे। जब चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति थी तब ऐसी बातें सुनवाई में आ रही थी कि मुख्यमंत्री के फोन भी उस समय नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव लगभग शुरू हो गया था। और ये भी तमाम चर्चा में था कि जब प्रधानमंत्री बनारस में थे एक बड़े कार्यक्रम में, तो उसमें मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री जी इसलिए नहीं पहुंचे थे कि एक प्रकरण पर जब मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाही, तो चीफ सेक्रेटरी अब मिश्रा जी जब उस समय थे तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो ये सब चीजें तो हैं। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी है, वो केवल कार्यवाहक डीजीपी है, स्थायी डीजीपी नहीं मिल पा रहा है। और तो ये सब महत्वपूर्ण तो है। इसमें स्थायी डीजीपी केंद्र और राज्य की लड़ाई में नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है कि यदि अनुमोदन उत्तर प्रदेश सरकार करेगी तो ये मुख्यमंत्री जी मान के चलते हैं कि वहां से स्वीकृति नहीं मिलेगी, इसलिए कार्यवाहक से काम चलाया जा रहा है। और आपने देखा होगा जब पहला कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का था तो 100 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठे थे। तो कई बार ऐसी चीजें लगती हैं कि कहीं कोई एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा समूह है जो मुख्यमंत्री के विरोध में है और मुख्यमंत्री के साथ है। तो उस समय जब वो विधायक धरने पर थे तो मैं भी लखनऊ में ही था उस समय। तो तमाम बड़े गद्दावर नेता, मैं भी एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था वहाँ, तमाम बड़े सीनियर्स विधायकों के साथ बड़े नेताओं की मुलाकात रात तक जारी रही और वो धरना उठा। तो कुछ ऐसी चर्चाएं उस समय मैंने कानों से सुनी और आंखों से देखी, और उन विधायकों का कहना था कि मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी के तमाम ऐसे अफसर हैं जो सुनने को तैयार नहीं है, सम्मान देने को तैयार नहीं है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र उत्तर प्रदेश में भेजा और कहा कि विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है और विधायक के प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और एक बार नहीं, पहले कार्यकाल में भी भेजा, दूसरे कार्यकाल में भी भेजा। और तमाम विधायक और एमपी से आप बात करिए और वो हर खुल्लम खुल्ला आप ये कहते हैं कि कोई अफसर उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं है।
सर एक सवाल और, इसमें इसमें कितनी सच्चाई है कि जब मनोज कुमार सिंह के विस्तार के लिए लेटर लिखा गया, तब नंद गोपाल गुप्ता नंदी नहीं चाहते थे कि उनका विस्तार हो? नहीं, देखो, नंद गोपाल नंदी की इतनी हैसियत तो मैं नहीं मानता कि वो चीफ सेक्रेटरी के विस्तार में कोई ऐसी बात हो, लेकिन हाँ, ये जरूर है, एक लॉबी तो है। नंदी जी ने एक पत्र लिखा, बड़ा पत्र मुख्यमंत्री को लिखा कि ब्यूरोक्रेट सुन नहीं रहे हैं, फाइलें दिखा नहीं रहे हैं, कई कई बार फाइलें मांगी जा रही हैं, फाइलें नहीं आ रही हैं। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जब अयोध्या में कार्यक्रम था तो उन्होंने ये भी लिखा, कहा, एक भरे मंच से एक प्रभु श्री राम के दर्शन तो आसानी से हो जाते हैं, फाइलों के दर्शन नहीं होते। ये राज्यपाल जैसा पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, यदि ये साफ साफ सीधा सीधा मंच से कह रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। और जब मंच से बातें कही जाती हैं, तब कही जाती हैं, तब लगता है कि बंद कमरे में की गई बातों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बंद कमरे में किए गए आग्रहों पर कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है, तभी मंच से कहने के लिए निश्चित तौर से लोग बाध्य होते हैं। ठीक है। गवर्नर महोदय बड़ा सख्त शब्दों में भी कहा है, उनके चेहरे के हाव भाव उस समय पे देखेंगे तो ये पाएंगे निश्चित तौर से कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा। ठीक है आलोक जी, यूपी चुनावी मोड में ही रहता है। 5 साल भले बचे हों चुनाव को, अब तो 2 ही साल बचे हैं, लेकिन यूपी पहले दिन से चुनाव खत्म होने के बाद जब चुनाव होता है वो चुनावी मोड में रहता है। यूपी की जनता जो 5 साल की शुरुआत में याद रखती वो अंत तक याद रखती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2024 में आपने देखा ही लोकसभा में, ये आप लोगों के विरोध में नहीं चला जाएगा इस तरीके के हालात? देखिए, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने काफी बारीकी से बहुत बातों को समझाया है और मैं लगभग उनकी सारी बातों से सहमत हूं कि अफसरशाही कुछ मायने में हावी है उत्तर प्रदेश सरकार में और एमएलए एमपी को ज्यादा तरजीह ये लोग नहीं दे रहे हैं। ये रॉन्ग इंडिकेशन है। सरकार के नुमाइंदे हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक है, अगर ये कोई गलत बात करने के लिए कहते हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर इनके सही बात है, सुझाव है उस पर तो, क्योंकि दे आर ऑल्सो आंसरेबल टू देयर पब्लिक में अगर वो जाएंगे और पब्लिक उनके पास आएगी और वो आगे कुछ करवा ही नहीं पाएंगे, उनकी तो छवि खराब होगी अपने पब्लिक के बीच में। इसका भुगतान, इसका अंतोगत्वा भुगतान को पार्टी को करना पड़े। तो इन सब चीजों को लेकर, और रही बात चुनावी बात की, तो देखिए हमने सच्चाई से इतने काम किए हैं जो जनता के सामने प्रदर्शित है। कोई घोटाला नहीं हुआ किसी तरीके का और सुख अमन चैन बना हुआ है। हर व्यक्ति के जुबान पे है कि योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सही हो गया है, महिलाएं खुश हैं। तो अंतोगत्वा इन चीजों का लाभ पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो ये सब हो रहा है, ये राजपूत संगठन और ये अफसरशाही का हावी होना, इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। ये सब राह में रोड़ा बन जाए, मैं तो ऐसा बन जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। तो जिम्मेदारी भी तो मुख्यमंत्री की है ना आलोक जी, कि ऐसे संगठन को पहले ही सचेत करें, भाई ये सब नहीं चलेगा इधर। और एक थोड़ा हतप्रभ करने वाला मामला सामने दिखाई देता है, जो डॉक्टर सुनील कौशिक ने कहा, ठीक कहा कि मनोज कुमार सिंह की सेवा विस्तार के लिए तो जो हुआ सो हुआ। इसके पहले अवनीश अवस्थी जी के लिए भी मुख्यमंत्री ने विस्तार की कवायद की थी और नहीं सुनी गई। तो ये थोड़ा एक लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है कि क्या वो सेवा विस्तार नहीं दिलवा सकते हैं अपने लोगों को। अब कौन सी जगह है सेवा विस्तार? लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए बहुत बातें कही उन्होंने कि इसको मत दिया जाए, उसको दिया जाए, अयोध्या में टिकट उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वहां पर भी नहीं सुना गया। तो इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ा। 240 सीट पे हम आ गए, इसमें बहुत बड़ा योगदान यूपी का था। जहां हम 60-65 पे रहते थे, वहां हम 31 पे आ गए, 31 पे आ गए, सॉरी। ठीक है। तो सुनील जी, इन चीजों का पार्टी को संज्ञान में लेना होगा और समय रहते अगर अफसरशाही को नहीं कंट्रोल में किया और ये जातिगत उभार इस तरीके का नहीं पैदा किया। देखिए, एक चीज आपको बता दूं रोहित जी,
डॉक्टर सुनील कौशिक भी पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, और मेरी भी एक्सपीरियंस कोई कम नहीं है। जी जी। ये जब इस तरीके की चीजें प्रदर्शित होती हैं, तो जो ओबीसी वर्ग है वो उभर के सामने नहीं आता है, ताल ठोक के सामने नहीं आता है, लेकिन वो इतना अंदर से जबरदस्त यूनिफिकेशन पैदा करता है कि किसी भी सत्ता के लिए वो बहुत भारी पड़ जाता है। ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। और वो पूरा ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कायस्थ की तरफ ताल ठोक के नहीं आता है, मूछे ऐंठ के नहीं आता है, बड़ा बड़ा लंबा पगड़ी पहन के तलवार लेके सामने नहीं आता है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत जबरदस्त बनता है, और उसकी परसेंटेज इससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। सुनील जी, आलोक जी जो बात कर रहे हैं ओबीसी वाली, आप उससे सहमत हैं यूपी में? नहीं, देखो ये ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें हैं। निश्चित तौर से कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप समझेंगे तो मायावती कैसे मुख्यमंत्री बन गई। मायावती या बसपा ने तो सवर्णों के खिलाफ ही नारा दिया, और जब नारा दिया तो एक जोश आया उनके समर्थकों में, तिलक तराजू और तलवार पे इनको जूते मारो मारो जूते चार। चार। ये नारा बिल्कुल गली गली में था, और ये एक जोश उस समय दिखता था। और उस समय आप देखिए तब भी सवर्णों ने बड़ा संयम के साथ काम किया। ये नारा दे रहे हैं कि लेकिन सत्ता में आना, फिर पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो ब्राह्मणों के सहयोग से ही बनी। सतीश चंद्र मिश्रा के योगदान को कौन भूल सकता है? ये भी कट सत्य है। तो ये सब चीजें 62 ब्राह्मण एमएलए थे उस समय इनके पास। नहीं, जिनकी भूमिका मैं बताने जा रहा हूँ वो भूमिका टंडन साहब की भूमिका थी, और जो मुख्यमंत्री का रूम में सारा चीजें तैयार, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, वो भी एक ब्राह्मण के द्वारा तैयार किया गया था। राखी भी बांधी थी उस समय, ठीक है, तो कलराज मिश्रा के भी राखी उन्होंने बांधी। तो ये सब कहना ठीक है, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जातिवादी उत्तर प्रदेश रहा, बिहार रहा, पश्चिम बंगाल रहे, ऐसे राज्य हैं जहाँ जातिवाद तो बहुत हावी है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई सज्जन व्यक्ति लड़ना चाहे तो उसका खेल नहीं बन सकता इस तरीके के। और आप देखिए कि जिस क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव आते हैं उसके आसपास के आप क्षेत्र को देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हीं के साथ जीतते हैं। और जब बूथ कैप्चरिंग वगैरह हम सब लोगों ने आंखों से देखी है कि बूथ कैप्चरिंग कैसे की जाती थी, तो कौन लोग बूथ कैप्चरिंग करने वाले थे, ये सब कहना ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जहाँ पीडीए का नारा दिया है, पीडीए के नारे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी खत्म नहीं हो रही है, और राष्ट्रीय नेतृत्व को कुटुंब परिवार के द्वारा मीटिंग करके एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये हर व्यक्ति समझता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, और ये निश्चित तौर से मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे इस पर नहीं कहेंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े होने का संदेश ये राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया गया है। अभी सिंधिया मैडम भी मुख्यमंत्री जी से मिली थी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है, और 2-4-5 मिनट नहीं, घंटों बैठ करके जब वार्ता होती है तो कुछ न कुछ तो ऐसा संदेश देने का प्रयास होता ही है उसमें, कि कूटनीतिक तरीके से कुछ बातें संदेश के माध्यम से दी जाती है। तो कोई व्यक्ति से मुलाकात हो रही है या बंद कमरे में कुछ मुलाकात ना हो, चाहे वो खाना खा रहे हैं जी सर, बाहर वो निकल के आए तो उसके संदेश कुछ अलग होता है। बिल्कुल, आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वाले भी, मैं एक आपको बात बताता हूं अगर आपको नजर आए तो। मेरी एक उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव कवरेज के दौरान बीजेपी के ही एक नेता से मुलाकात हुई, और जिला स्तर पे वो काम करते थे। उनसे मैंने यही जानना चाहा, ऐसे बातचीत हुई ऑफ द कैमरा, कि सब कुछ ठीक है, आप लोगों को सहयोग ऊपर से नीचे तक मिलता है। तो उनका ये कहना था कि 5 साल अखिलेश यादव सरकार में थे, 2012 से 17। उस समय जो युवा नेता रहा होगा समाजवादी पार्टी का, 10 साल हुए, सरकार जा रही है 8 साल, अभी भी वो मजबूत है, अभी भी उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 17 में सत्ता चली गई, 24 में बात कर रहा हूँ कि 7-8 साल बाद वो युवा नेता आज भी मजबूत है जो अखिलेश यादव की सरकार में राजनीति में आया रहा होगा। हम लोगों का हाल ये है कि हम अपने मोहल्ले में अगर किसी की गाड़ी पकड़ जाए तो उसे नहीं छुड़ा सकते हैं, बाकायदा पैसा दे के बातचीत करके धमका दिया जाता है इंस्पेक्टर के द्वारा। हम अपने मोहल्ले के किसी आदमी को अगर सरकारी अस्पताल में परेशानी है तो हम अपनी बात कह के उसको बेड नहीं दिला पाते हैं। और समाजवादी पार्टी में यही था कि अगर झंडा लगा हुई गाड़ी पहुंच गई तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और उनका सबसे बड़ा
जो वोट बैंक या जो उनके संगठन है वो मजबूत है। कह रहे हैं कि अब घर से तो हम पैसा लगा के राजनीति नहीं कर पाएंगे ना। आपको यह नजर आता है क्या कि ब्यूरोक्रेसी ने इतना लाचार कर दिया इन सबको? नहीं, देखो, दो चीजें हैं। जो समाजवादी पार्टी के जमाने की व्यवस्था थी, हमने तो जीडीओ को फाड़ते हुए देखा है, एसपी को फोन करते हुए देखा है कि हमने जीडी फाड़ दी, उसके दूसरी प्रिंट आउट करा लीजिएगा। ये सब उस समय होता था। और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के यहाँ सुबह आप जाकर के देखिए 1000-2000 की भीड़ होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के देखिए 10 लोग नहीं बैठे मिलेंगे। किसी भी आप सुबह निकल जाइए किसी जिलाध्यक्ष के यहाँ, तो हो सकता है वो समय सो रहा हो। और समाजवादी पार्टी और बसपा के हम लोगों ने देखा है कि 1-2 लोग बैठे हुए हैं और वो उनको सुन रहे हैं, सुन करके फोन कर रहे हैं। ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसी बात से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं। आप देखिए एक फरीदाबाद का प्रकरण, अभी मैं देख रहा था कल मीडिया में, उनका पूरी दूसरी या तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की है और उसको लॉकअप में बंद कर दिया एक मामले में। विधायक कहते रहे, चिल्लाते रहे फोन पर, फिर वहां गए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए, तब भी नहीं छोड़ा। एक आगरा का प्रकरण अभी 2 दिन पहले का देखिए, कुछ लोग पकड़े गए, रात को विधायक 3 बजे तक विधायक को बैठा रहा, वो विधायक के जाते ही जज साहब के यहाँ पेश करके जेल भेज दिया उनको। तो ये सब चीजें हैं। एक और प्रकरण, तो अभी भी ये सिद्ध होता है कि कुछ अधिकारी, चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल के हों, चाहे सीयू लेवल के हों, चाहे कप्तान रैंक के हों, अभी भी वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इशारे पर अभी भी काम किया जा रहा है और वो ये समझते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार लौटेगी तो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ये मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा, बड़े अफसरों को समझना पड़ेगा। ठीक है। जनता ने कुछ अफसर जो मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं और जो हरा हरा उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं, उससे मुझे लगता है मुख्यमंत्री को निकलना पड़ेगा। ठीक है सर। आलोक जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, जो सुनील भाई ने कहा है वो बहुत सटीक बात कही है कि जब तक आप अपने कैडर को उत्साहित नहीं रखेंगे, अगर कैडर आपका काम नहीं करवा पाएगा, जो अभी नहीं करवा पा रहा है, वो अपने को असहाय महसूस कर रहा है। जब विधायक ही असहाय महसूस कर रहा है तो नीचे लेवल का आदमी का क्या जुगत होगा? फिर तो जिला अध्यक्ष का और बूथ अध्यक्ष की कोई पहचान ही नहीं है। और इस तरीके से, और दूसरी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग भी ज्यादा आयातित हो गए हैं। उनको अभी भारतीय जनता पार्टी का रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन समझने में कुछ साल लगेंगे। वो लोग भी फ्रंट रनर बन गए हैं। जो नए नए आए हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, नए आपको मालूम है नया मोल भी ज्यादा प्याज काटता है, तो सब ज्यादा रंग में रंग गए हैं। इन सब चीजों को अगर हमें दीर्घकालीन राजनीति करनी है तो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देना होगा, अपने चुने हुए विधायकों के हाथ में पावर देनी होगी, अपने चुने हुए एमपी के हाथ में पावर देनी होगी, अफसरशाही पर अंकुश लगाना होगा। तभी हमारा भविष्य आगे का सुनहला और सुरक्षित और दीर्घकालीन होगा। अन्यथा ऐसा नहीं हो कि फिर से यहाँ समाजवादी की सरकार आ जाए और हम लोग देखते रह जाए। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए और इतने विस्तार से बारीकी से इस पूरे कुटुंब परिवार और उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर राय रखने के लिए। बाकी दर्शकों को कैसी चर्चा लगी होगी बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर, और बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।